नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज एट 9। मैं हूं कविता थपलियाल। शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। 31 मार्च के बाद पुराने नोट रखने पर लगेगा मोटा जुर्माना, सरकार लाई अध्यादेश। डिजिटल लेन देन में गड़बड़ी की शिकायत के लिए 1 हफ्ते में बनेगी हेल्पलाइन। कार्ड पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए आएगी 10 लाख स्वाइप मशीनें। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में सरकार ने दी सफाई, 50% टैक्स और 25% जमा करने पर ही मिलेगा फायदा। मुनाफा वसूली के दबाव में हवा हुई बाजार की तेजी, 8,100 छूकर फिसला निफ्टी। ऊपरी स्तरों से सेंसेक्स भी 200 पॉइंट से ज्यादा टूटा। यूपी में समाजवादी पार्टी कांग्रेस से नहीं करेगी गठबंधन। मुलायम ने जारी की 325 उम्मीदवारों की सूची, अखिलेश नहीं होंगे मुख्यमंत्री का चेहरा। रेल किराए में बुजुर्गों, सैनिकों, खिलाड़ियों और छात्रों को मिलने वाली छूट पर खतरा। सब्सिडी का बोझ उठाने को तैयार नहीं रेल मंत्रालय। जनवरी तक जारी रह सकता है कारों पर डिस्काउंट, नोटबंदी के चलते बिक नहीं रही कारें। सरकार ने पुराने नोटों के लेन देन पर शिकंजा कस दिया है। अगर आप मार्च के बाद 500 या 1,000 रुपए के पुराने नोट रखेंगे तो आपको भारी जुर्माना देना पड़ेगा। कैबिनेट ने आज इस अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। ज्यादा डिटेल्स के लिए जुड़ते हैं हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण, आप हमें ये समझाएं आखिर के अध्यादेश कब से लागू होगा और इसकी आखिर खास बातें क्या हैं? ये अध्यादेश 31 दिसंबर से लागू माना जाएगा और इसके लागू होने के साथ ही आप अपने पास 500 और 1000 के पुराने नोट नहीं रख सकेंगे। आपको हर हाल में 31 दिसंबर से लेकर के 31 मार्च तक उसे जमा कराना होगा और वो आप किसी भी बैंक के किसी भी ब्रांच में जमा नहीं करा सकेंगे। रिजर्व बैंक ये तय करेगा कि आप कहां कहां ये पैसे जमा करा सकेंगे और साथ में कठोर शर्तें भी होंगी। आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म भर के देना होगा और बताना होगा कि आखिर क्यों अब तक आपने पैसा 30 दिसंबर के भीतर जमा नहीं कराया। अगर आप किसी ऐसी जगह है जहां बैंक नहीं पहुंच सकते हैं या फिर रिजर्व बैंक की ओर से बताए गए जगह पर नहीं पहुंच सकते हैं तो आप इंश्योर्ड पोस्ट के जरिए ये पैसा भेज सकते हैं और साथ में डिक्लेरेशन फॉर्म भी आपको भेजना होगा। बिल्कुल लक्ष्मण, लेकिन ये तो बात रही 30 दिसंबर के बाद की, लेकिन अगर 31 मार्च के बाद किसी के पास पुराने नोट मिलते हैं तो उनका क्या होगा? वाकई ये जानना काफी अहम है। दरअसल पहले ये प्रस्ताव रखा गया था कि 31 मार्च के बाद किसी के पास अगर पुराने नोट पाए जाते हैं उसे 4 साल तक जेल की सजा भुगतनी पड़ सकती है। लेकिन अब इस कठोर प्रावधान में नरमी बरती गई है। अब जिस नए प्रावधान को मंजूरी दी गई है उसके मुताबिक ये कहा गया है कि अगर किसी के पास पुराने नोट पाए जाएंगे तो उसे 10,000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ेगा और अगर मामला काफी ज्यादा संगीन है तो जितने नोट पाए जाएंगे उसके 5 गुना तक उसे जुर्माना भरना पड़ेगा। अगर आपने नोट जमा करते वक्त गलत जानकारी दी है तो आपको 5,000 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ेगा और जितनी रकम आपने जमा की है उसके 5 गुना तक आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। मामला काफी ज्यादा संवेदनशील है तो दोनों ही सजा आपको भुगतनी पड़ सकती है। लेकिन एक छूट ये दी गई है कि अगर आप अपने शौकिया तौर पर नोट रखना चाहते हैं तो अधिक से अधिक 10 नोट रख सकते हैं, चाहे 500 के हो या 1000 को हो या फिर दोनों क्यों ना हो, लेकिन 10 से ज्यादा नोट नहीं रख सकते हैं। लेकिन अगर आप रिसर्च के लिए या फिर अध्ययन के लिए नोट रखना चाहते हैं तो आप अधिक से अधिक 25 नोट रख सकते हैं, चाहे 500 के नोट हो या फिर 1000 के नोट हो। शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए लक्ष्मण। डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्रियों की कमेटी ने सभी बैंकों से आधार पेमेंट सिस्टम लागू करने को कहा है। इस कमेटी ने भुगतान के 4 तरीकों को सबसे बेहतर यहां पाया है। इनमें आधार पेमेंट, मोबाइल फोन स्वाइपिंग और बैंक ट्रांजैक्शन शामिल है। इस कमेटी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू है और नायडू ने कहा है कि जल्द ही यूएसएसडी का नया वर्जन लॉन्च किया जाएगा। इस बैठक में डिजिटल लेन देन में गड़बड़ी की शिकायत के लिए 14444 से हेल्पलाइन नंबर भी यहां पर जारी किया गया है और नायडू ने यह भी बताया कि अगले 3 महीने में 10 लाख पीओएस मशीनें इंपोर्ट की जाएंगी ताकि डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा मिले। There is a plan in a big way how to import POS machines. January, February, March, they are going to import nearly 10 lakh, 1 million POS machines. As on today, these Aadhaar payments are only 4 banks have allowed: IDFC, SBI, Indus Bank, Syndicate Bank, and some other banks. Now we are requesting to implement all banks.
तो सरकार का पूरा जोर आधार पेमेंट को बढ़ावा देने पर है, क्योंकि इसके इस्तेमाल के लिए ना इंटरनेट की जरूरत होती है और ना ही स्मार्टफोन की। आधार नंबर की मदद से आप किसी भी दुकान पर पेमेंट कर सकेंगे, वो भी सिर्फ अपने अंगूठे की मदद से। इस नए ऐप के इस्तेमाल के लिए आपको किसी भी तरह के मोबाइल की जरूरत नहीं होगी। बस आपके बैंक खाते से आपका आधार नंबर जरूर जुड़ा होना चाहिए। साथ ही दुकानदार के पास एक स्मार्टफोन और बायोमेट्रिक स्कैनर मशीन होनी चाहिए। फिंगरप्रिंट सेंसर वाला मोबाइल फोन हो तो स्कैनर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक खास बात और कि डेबिट और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट पर दुकानदारों को जो 2.5% चार्ज लगता है वो खत्म हो जाएगा। बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर ये ऐप काम कैसे करेगा। ग्राहकों को अपने स्मार्टफोन में आधार पेमेंट ऐप इंस्टॉल करना होगा। पेमेंट के लिए इसमें आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालकर बैंक चुनना होगा, जिसके जरिए पेमेंट करना है। इस ऐप में बायोमेट्रिक या फिंगरप्रिंट स्कैन पासवर्ड की तरह काम करेगा। अब बात व्यापारियों की। उनको भी आधार कैशलेस मर्चेंट ऐप डाउनलोड करना होगा और अपने स्मार्टफोन को बायोमेट्रिक रीडर से कनेक्ट करना होगा। आप जैसे ही बायोमेट्रिक स्कैनर पर अंगूठा रखेंगे, वो अपनी पहचान कर लेगा और डिजिटल लेन देन पूरा हो जाएगा। वाकई ये ऐप काफी बदलाव ला सकता है, क्योंकि इसके आने के बाद डिजिटल लेन देन के लिए ना तो डेबिट कार्ड की जरूरत है, ना ही क्रेडिट कार्ड की और ना ही मोबाइल बटुए की। फिलहाल देश में करीब 40 करोड़ आधार खातों में बैंक डिटेल्स हैं। मार्च 2017 तक सरकार के सारे खातों को बैंक अकाउंट से जोड़ने की योजना भी है। ब्यूरो रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को लेकर सरकार की और सफाई आई है। सरकार ने बताया है कि इस योजना का फायदा उठाने के लिए क्या करना होगा, किसे इसका फायदा नहीं मिलेगा। इस योजना का फायदा उठाने के लिए पहले यहां पर 49.9% टैक्स एडवांस में देना होगा और अघोषित नकदी का 25% बैंक में जमा करवाना होगा, जिसके लिए कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। साथ ही ये रकम 4 साल के लिए ब्लॉक हो जाएगी। वो लोग इस स्कीम का फायदा नहीं उठा पाएंगे जिन पर भ्रष्टाचार, बेनामी प्रॉपर्टी, मनी लॉन्ड्रिंग, फॉरेन एक्सचेंज नियमों के उल्लंघन का आरोप हो और ड्रग ट्रैफिकिंग के मामलों में मुकदमा झेल रहे लोगों को भी इस स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा। सीबीडीटी ने कहा है कि फॉरेन ब्लैक मनी एक्ट के तहत आरोप झेल रहे लोगों को भी इस स्कीम से दूर रखा जाएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 17 दिसंबर को शुरू हुई थी और 31 मार्च 2017 तक खुली रहेगी। नोटबंदी से इकोनॉमी का कचरा साफ होगा, ऐसा मानना है वेदांता ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन अनिल अग्रवाल का। सीएनबीसी आवाज से खास बातचीत में उन्होंने बताया कि सरकार डिमांड बढ़ाना चाहती है और नोटबंदी के कदम से आगे इकोनॉमी को रफ्तार मिलेगी। गवर्नमेंट की एक ही इच्छा है कि इकोनॉमी को एक्सेलरेट करें, इकोनॉमी को आगे बढ़ाएं, आगे प्रोडक्शन और बढ़े, एम्प्लॉयमेंट और बढ़े, गरीबी दूर हो। तो मेरे को कोई डिमोनेटाइजेशन से जो कचरा साफ होना है प्रोबेबली वो हो जाएगा और उससे बहुत स्टेबिलिटी आनी चाहिए, ऐसा मेरी उम्मीद है। अब बात यूपी में समाजवादी पार्टी में चल रहे सियासी दंगल की। चाचा भतीजे की जंग अब पिता पुत्र में बदल गई है। मुलायम ने अपने बेटे अखिलेश को जोर का झटका दिया है। मुलायम ने साफ किया है कि किसी को भी सीएम के चेहरे के तौर पर नहीं पेश किया जाएगा और न ही किसी से गठबंधन होगा। यूपी में चुनावों का ऐलान होने में चंद दिन ही बचे हैं, लेकिन राज्य के समाजवादी कुनबे में दंगल में रोज नए दांव खेले जा रहे हैं। रविवार को अखिलेश ने 403 उम्मीदवारों की अपनी लिस्ट मुलायम को सौंपी, तो मुलायम ने आज 325 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, जिसमें अखिलेश के कई करीबियों के नाम नहीं है। यही नहीं, अखिलेश को झटका देते हुए मुलायम ने कई दागियों के टिकट पर मुहर लगा दी है। अखिलेश के करीब माने जाने वाले 4 मंत्री अरविंद सिंह गोप, राम गोविंद चौधरी, कमाल अख्तर और पवन पांडे का टिकट काट दिया गया है। वहीं अखिलेश की राय को दरकिनार करते हुए दागी छवि वाले अतीक अहमद को कानपुर कैंट से टिकट दिया गया है। वहीं मुख्तार अंसारी के भाई सिबकतुल्ला अंसारी को गाजीपुर के मोहम्मदाबाद से टिकट दिया गया है। 46 तो रायपुर इंडिया नगर तो 42 सीट है नहीं, 66 सीट तो है, तो 66 सीट पे विचार कर पाएंगे।
अखिलेश ने बार बार कांग्रेस के साथ गठबंधन की वकालत की थी और यहां तक कि सियासी हलकों में सीट बंटवारे के फार्मूले की चर्चा तक चल पड़ी थी, लेकिन मुलायम ने किसी भी गठबंधन की संभावना से इनकार किया। समाजवादी पार्टी का किसी से गठबंधन नहीं होगा। अखिलेश यादव की साफ सुथरी छवि उनका मजबूत पक्ष है। पार्टी को पिछले चुनाव में इसका फायदा भी मिला था, लेकिन इस बार पिता अपने बेटे को मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर पेश नहीं करेंगे। ये एक रिस्क भी है और लोगों के बीच कंफ्यूजन भी। लगता है मुलायम ने इस चुनाव को फैमिली ड्रामे और कंफ्यूजन के बूते ही जीतने का मन बना लिया है, लेकिन क्या जनता इतनी दुविधा चाहती है? सवाल राज्य के मुख्यमंत्री के साथ की भी है। क्या अखिलेश के पास ज्यादा विकल्प हैं भी? वहीं समाजवादी पार्टी में उम्मीदवारों की सूची जारी होते ही हंगामे की शुरुआत भी हो गई। आज पार्टी कार्यकर्ताओं ने लखनऊ में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के काफिले को रोक लिया। ये लोग रामगोविंद चौधरी को टिकट न मिलने से नाराज थे और उनके लिए टिकट की मांग कर रहे थे। थोड़ी देर के हंगामे के बाद ही सीएम के काफिले को रास्ता मिल पाया। इधर यूपी में चुनाव से पहले मोदी सरकार ने अपना खजाना खोल दिया है। रेल मंत्रालय ने एक दिन में 25 नए प्रोजेक्ट्स और सर्विसेज को लॉन्च यहां पर किया है। और क्या है ये नई सुविधाएं, जानने के लिए विस्तार से बात करते हैं हमारी संवाददाता दीपाली नंदा से। दीपाली, रेलवे मंत्रालय ने यूपी के लिए आखिर बताएं कि किन सौगातों की बौछार की है आज? देखिए, अगर यूपी चुनाव की बात करें तो कुछ ही दिनों में ऐलान हो जाएगा और आचार संहिता लागू हो जाएगी और उससे पहले रेल मंत्रालय अपना राजनीतिक हित साधने में पूरी तरह से जुट गया है। आज एक ही दिन में 25 योजनाएं सिर्फ यूपी के लिए ही दी गई, जिसमें अगर हम पैसेंजर्स के लिहाज से देखा जाए तो 4 स्टेशनों पर वाईफाई की सुविधा की शुरुआत की गई है, जिसमें मथुरा और वाराणसी जैसे स्टेशन शामिल हैं। इसके अलावा जो डबलिंग और ट्रिपलिंग का काम है, खासतौर पर अगर हम अमेठी स्टेशन की बात करें तो वहां पर लाइनों को डबलिंग और ट्रिपलिंग के लिए शुरुआत कर दिया गया है। और इसके अलावा 5 से 6 स्टेशन ऐसे हैं जहां पे इलेक्ट्रिफिकेशन के काम की शुरुआत की गई है। तो कुल मिलाकर 25 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन्हें सिर्फ यूपी के लिए शुरू किया गया है और मंशा साफ तौर पर यही देखी जा सकती है कि पूरा साल बीतने को आया है, किसी भी तरह से यूपी पे कोई ध्यान नहीं दिया गया था। लेकिन जैसे ही चुनाव नजदीक आ रहे हैं, रेल मंत्रालय का पिटारा खुल चुका है उत्तर प्रदेश के वोटरों के लिए, उनको लुभाने के लिए। शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए दीपाली। तो एक तरफ यूपी चुनाव को देखते हुए रेलवे ने बड़ी दरियादिली दिखाई है, लेकिन दूसरी तरफ रेल मंत्रालय बुजुर्गों, सैनिकों, खिलाड़ियों और छात्रों को किराए पर मिलने वाली सब्सिडी का बोझ उठाने को तैयार नहीं है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक रेल मंत्रालय चाहता है कि दूसरे मंत्रालय अपने अपने कोटे की सब्सिडी का बोझ उठाएं। रेल बजट के आम बजट में मिलने के बाद रेल मंत्रालय ने यात्रियों को दिए जा रहे सस्ते सफर से हाथ खींचने की जमीन तैयार करनी शुरू कर दी है। सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक 3 जनवरी को रेल मंत्री वित्त मंत्री अरुण जेटली को रेल की आर्थिक मांगों से जुड़ी विश लिस्ट सौंपेंगे। रेल मंत्रालय चाहता है कि डिफेंस, सीनियर सिटीजन, स्टूडेंट्स और खिलाड़ियों समेत दूसरे कोटे में दी जा रही सब्सिडी की भरपाई इनसे जुड़े मंत्रालय करें। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मौजूदा वक्त में इन कैटेगरीज में रेल टिकट 50% सस्ती मिलती है। हालांकि इससे पहले भी रेल मंत्रालय चिट्ठी लिखकर वित्त मंत्रालय से 60,000 करोड़ रुपए की पैसेंजर सब्सिडी का बोझ उठाने की गुहार लगा चुका है, लेकिन अभी तक वित्त मंत्रालय ने इस लिहाज से कोई जवाब या भरोसा नहीं दिया है। सब्सिडी के अलावा रेल मंत्रालय रेल कर्मचारियों को दी जाने वाली पेंशन का बोझ भी वित्त मंत्रालय के खाते में डालना चाहता है। रेल मंत्रालय की दलील ये है कि अगर वित्त मंत्रालय तमाम सरकारी कर्मचारियों की पेंशन का खर्च उठाता है तो रेल को उससे अलग नहीं करना चाहिए। आपको यहाँ ये बता दें कि रेल मंत्रालय सालाना 34,000 करोड़ रुपए पेंशन देता है। इस आर्थिक बोझ को हल्का करने के अलावा रेल मंत्रालय बजटीय सहायता के तौर पर 65,000 करोड़ रुपए की मांग कर सकता है और साफ है कि रेलवे वित्त मंत्रालय से ज्यादा रकम बटोरना चाहता है। इस कवायद में रेल को ज्यादा कामयाबी मिलने की उम्मीद कम है। ऐसे में सब्सिडी पर कैंची चलने की संभावना और भी मजबूत हो जाती है। दीपाली नंदा, दिल्ली। और यहाँ रुकते एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दिल्ली के बिग बॉस बने बैजल। पूरी खबर इस ब्रेक के बाद। खत्म
खत्म हुई 50 दिन की परीक्षा, लेकिन क्या निकला नतीजा? नोटबंदी से क्या खोया, क्या पाया? नोटबंदी की सबसे बड़ी पड़ताल CNBC आवाज पर लगातार। बात करते हैं शेयर बाजार में आज हुए कारोबार की। शेयर बाजार में आज तेज उतार चढ़ाव रहा। बाजार की शुरुआत मजबूत हुई और निफ्टी 8100 के स्तर तक पहुंच गया, लेकिन ऊपरी स्तरों पर बाजार टिक नहीं पाया। खासकर आखिरी घंटे में बिकवाली की तेज मार पड़ी और बाजार ऊपरी स्तर से 200 पॉइंट आज फिसल गया और बाजार तकरीबन कल के ही स्तरों पर आज बंद हुआ है। सरकारी बैंक, मेटल्स और ऑयल शेयरों की खासी पिटाई हुई। ऊपरी स्तर से IT और फार्मा शेयरों में भी हमने देखा कि आज मुनाफा वसूली हुई है। हालांकि भारतीय इंफ्राटेल और आइडिया जैसे टेलीकॉम शेयर और अरविंदो फार्मा और डॉक्टर रेड्डीज जैसे फार्मा शेयरों में तेजी देखने को मिली। अब सबकी नजरें कल होने वाली एक्सपायरी पर है और इस पर हमने ब्रोकर्स के साथ एक पोल किया है। क्या निकलकर आया इस पोल में से बताने के लिए हमारे साथ अब जुड़ रही हैं रिसर्च एनालिस्ट सोनम मेहता। सोनम, आपने पहले भी ब्रोकर्स के साथ एक पोल कराया था और पहले वो मंदी में थे हालांकि, लेकिन अब उनका क्या नजरिया है? देखिए, कल जो सेकेंड हाफ में एक जबरदस्त रिकवरी आई या फिर बाउंस बैक आया, शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली और आज भी जो तेजी दिखाई दे रही है, ऐसे में हमने जो पोल किया था उसमें जो भी एक्सपर्ट्स ने ऊपर की तरफ का व्यू दिया था वो सही पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और जिन एक्सपर्ट्स ने या फिर एनालिस्ट ने नीचे का व्यू दिया था उनका भी व्यू बदलता हुआ दिखाई दिया है और इसी के कारण हमने एक रिवाइज पोल किया। इस रिवाइज पोल के मुताबिक अब 46% पोल पार्टिसिपेंट्स का मानना है कि एक्सपायरी अब 8000 लेवल्स के ऊपर ही होती हुई दिखाई देगी। 8100 एक बहुत ही अहम लेवल होगा। अगर ये पार हो जाता है तो उस लेवल पर भी एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग की संभावना है। मतलब बाजार शायद अब कुछ वक्त के लिए रुकेगा नहीं। सोनम, इन तमाम डिटेल्स के लिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वीरल आचार्य को डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है और अगले 3 साल के लिए वीरल आचार्य RBI के डिप्टी गवर्नर बने रहेंगे। उर्जित पटेल के गवर्नर बनने के बाद ये पद खाली पड़ा था और वीरल न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स प्रोफेसर हैं और इन्होंने IIT मुंबई से कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। वीरल को बैंक ऑफ इंग्लैंड में भी काम करने का अनुभव है और बैंक, कॉर्पोरेट फाइनेंस, क्रेडिट रिस्क के रिसर्च वर्क में भी वो शामिल थे। दिल्ली में नजीब जंग के बाद IAS अधिकारी अनिल बैजल अगले उपराज्यपाल होंगे। 1969 बैच के IAS अधिकारी बैजल अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में गृह सचिव थे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उनकी नियुक्ति पर अपनी मंजूरी यहां दे दी है और 30 दिसंबर को बैजल उपराज्यपाल पद की शपथ ले सकते हैं। मनमोहन सरकार में भी वो अहम पदों पर रहे। बैजल 2006 में केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के सचिव पद से सेवानिवृत्त हुए थे और वो दिल्ली विकास प्राधिकरण के पूर्व उप प्रमुख है। वो थिंक टैंक विवेकानंद इंटरनेशनल की कार्यकारी परिषद में भी थे। और कॉल ड्रॉप होने पर कहां करे कॉल, बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। खत्म हुई 50 दिन की परीक्षा, लेकिन क्या निकला नतीजा? नोटबंदी से क्या खोया, क्या पाया? नोटबंदी की सबसे बड़ी पड़ताल CNBC आवाज पर लगातार। कॉल ड्रॉप की समस्या से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने टोल फ्री नंबर 1955 जारी किया है। इस नंबर को दिल्ली और मुंबई में कई जगहों पर जारी किया गया। इस सुविधा के तहत यूजर्स को टोल फ्री नंबर 1955 पर कॉल करना होगा। इस नंबर पर सरकार टेलीकॉम यूजर्स से कॉल ड्रॉप के बारे में फीडबैक लेगी और 1955 पर कॉल कर यूजर्स अपनी रिपोर्ट दर्ज करा सकेंगे। टेलीकॉम कंपनियों को इस नंबर का प्रावधान करना जरूरी होगा। यही नहीं, इस नंबर को लोकल और STD कॉलिंग दोनों से एक्सेस उपलब्ध करानी होगी। दिसंबर या जनवरी, कार खरीदने का सही वक्त क्या है? सभी बड़ी कार कंपनियों ने नए साल में कीमतें बढ़ाने की घोषणा तो कर दी है, तो क्या कार खरीदने वालों को अभी बुकिंग करानी चाहिए? बता रहे हैं रोहन सिंह। 1 जनवरी से सभी कारें महंगी होने जा रही हैं।
देश की कमोबेश हर कार कंपनी अपनी कीमतें 3% तक बढ़ाने का ऐलान कर चुकी हैं। कीमतों में बढ़ोतरी वेरिएंट और मॉडल के हिसाब से होगी। वैसे तो नए साल में कारों की कीमतें हर साल बढ़ती हैं और अपने पुराने स्टॉक को क्लियर करने के लिए कंपनियां दिसंबर में भारी डिस्काउंट भी देती हैं। लेकिन इस बार नोटबंदी की वजह से कार बाजार में मंदी रही और डीलर्स का पुराना स्टॉक भी अभी तक नहीं निकल पाया है। ऐसे में कारों पर डिस्काउंट जनवरी के आखिर तक जारी रह सकता है। जो थोड़ा बहुत स्टॉक रह जाता है पिछले साल का, पुराने साल का जो बचा हुआ रह जाता है, उसके ऊपर जो डिस्काउंट होते हैं वो दिए जाते हैं। जो नए साल की गाड़ी होती है 2017 की जैसे मैन्युफैक्चरिंग की होगी, उसके ऊपर डिस्काउंट नहीं होगी। डिस्काउंट जनवरी में बिल्कुल कंटिन्यू होता है, बट ऑन द ओल्ड मॉडल विच जो स्टॉक बचा रहता है दिसंबर का, उसके ऊपर कंटिन्यू रहता है। थिंकिंग ऑफ डीमोनेटाइजेशन विल अफेक्ट आवर सेल्स, सो द डिस्काउंट्स आर ऑन अ मैक्सिमम लेवल and the ad spends and the media spends are at the maximum level of from the manufacturer side. अगर आपको डिस्काउंट की ख्वाहिश है तो अभी कार की बुकिंग करना बेहतर है, लेकिन आपको 2016 के रजिस्ट्रेशन की कार मिलेगी। ये याद रखें कि कार को रीसेल करने पर रजिस्ट्रेशन में 1 साल का अंतर इसकी कीमत में 5-7% का फर्क ला सकता है। लेकिन अगर आप नए मॉडल की कारें चाहते हैं तो थोड़ा इंतजार करना आपके लिए बेहतर होगा। रोहन सिंह, दिल्ली। हैं कूलपैड ने भारत में नया स्मार्टफोन कूल वन डुअल लॉन्च किया है। अल्लाह इको और कूलपैड ने मिलकर इसे बनाया है। इसमें कम बेजल यूज किया गया है, यानी डिस्प्ले के दोनों तरफ बॉर्डर्स नहीं है। और कूल वन डुअल के 2 वेरिएंट लॉन्च किए गए हैं। एक में 3 GB रैम है और 3 GB रैम जो है वो 32 GB मेमोरी के साथ आएगी, जबकि दूसरे में 4 GB रैम के साथ 32 GB इंटरनल मेमोरी दी गई है। इसकी शुरुआती कीमत 13,999 रुपए है और ये सिर्फ अमेजॉन इंडिया की वेबसाइट पर 5 जनवरी से मिलेगा और आने वाले दिनों में इसे ऑफलाइन भी बेचा जाएगा। और आवाज एट 9 में इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन बने रहिए CNBC आवाज के साथ ही। नमस्कार।